में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा इस वक्त भी जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया। वक्फ बिल को लेकर सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच तकरार भी देखने को मिली। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने बिल का विरोध किया है। वहीं एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने बिल का समर्थन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि वक्फ में गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। मुस्लिम धर्म के क्रियाकलाप में कोई गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा। वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है। ये अत्याचार का अड्डा बन गया था। वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है। उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आज़ादी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहले कांग्रेस के ज़माने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। वक्फ बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। उन्होंने केंद्र सरकार पर समाज और देश को बांटने का आरोप लगाया। गोगोई ने कहा कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण है। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल को बीजेपी का सियासी हट भी बताया। वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत,
ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ पर क्यों इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है? आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। शाम 7:57 पर वक्त बदला, वक्फ बदला, फिर क्यों हल्ला? दुनिया भर के बाजारों की नज़र आज रात पर टिकी हुई है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करने वाले हैं। सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने हालात से निपटने के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी। जी, दरअसल मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार इस पूरे इवेंट को बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में नहीं देख रही है और इसके लिए पहले से काफ़ी हद तक तैयार है। और ऐसा नहीं होगा कि आज रात में ट्रंप किसी बड़े टैरिफ का ऐलान करेंगे और भारत आनन फानन में कल उठ करके किसी अपने प्रोडक्ट पर ड्यूटी घटा देगा या फिर उल्टे अमेरिका को जवाब देते हुए उनके प्रोडक्ट पर ड्यूटी बढ़ा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। दरअसल भारत ने इसकी तैयारी की है कि स्थायी तौर पर लंबे समय की बातचीत के बाद जो भी नतीजा निकला है उसके आधार पर धीरे धीरे चल के ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन सरकार इसको एक आपदा में अवसर की तरह देख रही है। सरकार का मानना है कि ट्रंप किस तरीके से ऐलान करते हैं पहले वो देखा जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी, फिर आगे रणनीति तय की जाएगी। दो अलग अलग सिनेरियो लेकर के सरकार चल रही है। एक ऐसा है जहां पे हर देश पर अमेरिका टैरिफ लगा सकता है, उसमें भारत में शामिल होगा। तो ऐसी सूरत में भारत के जो भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर वाले प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है, चाहे जेम्स ज्वेलरी हो, टेक्सटाइल हो, लेदर एक्सपोर्ट हो, तो भारत सरकार का मानना है कि इसके एक्सपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ड्यूटी सारे देशों से एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर लगेगा, भारत उसमें शामिल होगा। इसके बावजूद बाकी देशों के मुकाबले अमेरिका के बाजार में भारत का सामान सस्ता होगा, वहां पर उसकी मांग बनी रहेगी। दूसरा सिनेरियो यह है कि इसकी वजह से, ड्यूटी लगने की वजह से अलग अलग पूरी दुनिया के कारोबार में एक बदलाव आएगा समीकरण में। उसमें भारत सिर्फ यूएस नहीं दूसरे देशों में भी एक नए मौके तलाश सकता है। अब रही बात इस ड्यूटी का जवाब भारत कैसे देगा ताकि ड्यूटी हटाई जा सके अमेरिका की तरफ से, तो इसके लिए तत्काल कदम उठाने की बजाय सरकार बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए पर अडिग है और उसकी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। सितंबर-अक्टूबर तक इसको अंतिम रूप से साइन कर दिया जाएगा अमेरिका के साथ पहले चरण में और इसके तहत जाहिर तौर पर एग्रीमेंट के तहत कई सारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी घट सकती है। तो ये पूरी रणनीति है भारत सरकार की इस ट्रंप टैरिफ के से निपटने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आज रात अमेरिका में जो नए रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने वाले हैं, अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को निर्यात होने वाले फ़ोन पर करीब 16% का टैरिफ लग जाएगा। टैरिफ का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मोबाइल इंडस्ट्री पर ख़ास तौर पर क्या असर होगा, इस पर इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्रू से बात की असीम मनचंदा ने। हम इसको बहुत ही कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है और जितनी सीरियसनेस के साथ सारी जो सरकारी व्यवस्था है और इंडस्ट्री ने मिल के ये काम किया है और MEA और हमारे जो एम्बेसडर हैं वहाँ पे US में और अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक बहुत एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट हुई है। तो जो भी होगा वो एक बहुत ही टेम्पररी मेजर होगा, जिसके लिए मैंने तो स्टेटमेंट दिया कि हम वी आर ब्रेसिंग आवरसेल्फ फॉर अ शॉर्ट टर्म पेन, बट लॉन्ग टर्म जैसे ये 360 डिग्री एक डिस्कशन हो रही है, इन्वॉल्वमेंट बिटवीन दीज टू ग्रेट इकोनॉमीज, वो इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। सर, बायलैटरल फाइनल होने में मेरे को लगता है 3 से 4 महीने लग जाएंगे। टैरिफ कल से ही इम्प्लीमेंट होंगे, तो शॉर्ट टर्म जो इम्पोर्ट हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था खासतौर पे कि मेरे को लगता है iPhone $10 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट होता होगा, उस पर थोड़ा सा कुछ गिरावट आ सकती है।
सो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, हमने डिफरेंट सिनेरियोज वर्कआउट किए हैं। ये कोई 6 महीने की पेन रहेगी, राइट। 6 महीने हमें बिल्कुल, जैसे कहते हैं हिंदी में, तैश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि द थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। In 6 months, we will, if the tariff is between 8 to 10%, we will see a drop in exports. और अगर ये 20% होगा तो एक्सपोर्ट्स एकदम क्रैश करेंगे, ऑलमोस्ट शायद ज़ीरो तक आ जाए कुछ देर के लिए। बट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के होते हुए और जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ग्रो कर रही है, उसके हिसाब से एकदम वी विल वेरी क्विकली वी विल कैच अप। ट्रंप के टैरिफ टेरर से पहले भारतीय बाजार का जोश हाई रहा। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 593 पॉइंट चढ़ा है, निफ्टी ने 167 पॉइंट तक की बढ़त हासिल की है। इंट्राडे में निफ्टी ने 23,350 तक के स्तर को छुआ। इसके अलावा बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी भी देखने को मिली। निफ्टी बैंक 1% से ज़्यादा चढ़ा। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1.5% से ज़्यादा का उछाल रहा। डिटेल बता रहे हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद आज बाजार में अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने को मिली। इस टाइम पे अगर बात करी जाए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले। टाटा कंज्यूमर ब्रोकरेज यहाँ पे काफी ज्यादा बुलिश है, जिसके बाद 7% का इजाफा देखने को मिला है। जोमैटो भी इनफैक्ट 5% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। टाइटन में 4%, इंडसइंड बैंक भी करीब 3% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। आइए देखते हैं कि लूजिंग स्ट्रीक में किसका नाम है। सबसे पहला नाम आता है बीएल का। 3.5% की कमजोरी यहाँ पे बनी हुई है। काफी सारे कंसर्न्स हैं जो बीएल के नंबर्स में यहाँ पे सीधा रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आए हैं। नेस्ले इंडिया 1% की कमजोरी, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.25% और बजाज फाइनेंस भी करीबन 1% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। मिड कैप की बात करी जाए तो कल्याण ज्वेलर्स में 12% का इजाफा देखने को मिला है। भारत डायनामिक्स 4%, गोदरेज 4.5% और पीबी फिनटेक भी 4.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। काफी सारी न्यूज फ्लोज भी है जिसके चलते ये हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो मैनकाइंड, प्रीमियम एनर्जीज, एमएनएम फाइनेंशियल 3% और वारी एनर्जीज भी करीब 4.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। तो ये आज का अगर पूरा का पूरा ओवरऑल सेशन देखें तो हमें एक पॉजिटिव टोन में बंद होता हुआ दिखाई दिया है। और ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर कितना असर होगा, इसको लेकर एमओएफएसएल ने एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है इस रिपोर्ट में खास, बता रही हैं मिताली जैन। तो रिपोर्ट का ये मानना है कि इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ का बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और उन्होंने बहुत ही, उनका जो टॉप लाइन था वो यही था कि रेसिप्रोकल टैरिफ का जीडीपी पर 1.1% तक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बायलैटरल ट्रेड ग्रोथ पर उन्होंने नज़र डाली तो इंडिया के ट्रेड यूएस के साथ कैलेंडर ईयर 24 में बहुत ही अच्छे लेवल्स पर पहुंच गए हैं। $124 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड्स का एक आंकड़ा सामने आया है, जो कि दिखाता है कि यूएस जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब बन गए हैं। ट्रेड सरप्लस की अगर हम बात करें तो कैलेंडर ईयर 15 से कंपेयर करें, जहां $19 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था, वो अब बढ़कर $37 बिलियन तक का एक आंकड़ा यहाँ पे सामने आया है। कि एक्सपोर्ट्स पर आप नज़र डालते हैं, जहाँ जहाँ मेन प्रोमिनेंट सेक्टर्स, वो जहाँ हम इंडिया से यूएस को माल भेजते हैं, उस पर नज़र डालें तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे सबसे प्रमुख क्षेत्र है। साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, न्यूक्लियर मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये परसेंटेज वाइज सेक्टर्स का एक्सपोर्ट आपके सामने दिख रहा है। इंपोर्ट्स पर अगर नज़र डालें तो की इंपोर्ट्स में एनर्जी कमोडिटीज़ 30.7% के साथ सबसे ऊपर है। साथ ही पर्ल्स और प्रेशियस स्टोन्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे लिस्ट में शामिल है। आप समझते हैं कि टैरिफ के डिफरेंशियल्स का इम्पैक्ट क्या होगा। तो इंडिया यूएस इंपोर्ट्स पर 12% वेटेड एवरेज टैरिफ लगाता है, जबकि यूएस इंडियन गुड्स पर 3% का वेटेड एवरेज टैरिफ लगाता है। तो यहाँ पे 9% का एक डिफरेंशियल सामने आता है। एक्सपोर्ट सेंसिटिविटी जो रिपोर्ट में समझाई गई थी वो ये है कि अगर टैरिफ 9% से बढ़ते हैं तो एक्सपोर्ट्स में 4.5% तक की गिरावट आ सकती है, जो कि $3.6 बिलियन का एक लॉस आपको दिखलाता है।
अब एक कैटेगरी वाइज समझते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर पे इफेक्ट पड़ता नजर आएगा। तो लोअर टैरिफ डिफरेंशियल, जहाँ पे टैरिफ कम है लेकिन एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो उन सेक्टर्स में फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी और अपैरल जैसे सेक्टर शामिल है। ये टोटल एक्सपोर्ट का 62% करता है। तो डिफरेंशियल यहाँ पे कम है लेकिन एक्सपोर्ट्स की मात्रा ज़्यादा होने से यहाँ पे हमें थोड़ा फर्क पड़ता आएगा। प्रोमिनेंटली जिन सेक्टर्स पे टैरिफ के कारण फर्क पड़ता नजर आ सकता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, न्यूक्लियर मशीनरी, आयरन एंड स्टील एंड सी फूड शामिल है। तो ओवरऑल रिपोर्ट की स्टैंड की बात करें तो उनका मानना यही है कि मिनिमल इम्पैक्ट ही रेसिप्रोकल टैरिफ से इंडिया पर यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आएगा। देश भर में उभरते स्टार्टअप्स के लिए अच्छी खबर है। उभरते स्टार्टअप्स को 50 करोड़ का इनाम मिलेगा, जिसकी घोषणा कल से दिल्ली में शुरू हो रहे 3 दिन के स्टार्टअप महाकुंभ में के दौरान की जाएगी। किसको मिलेगा, कितना इनाम और कितना बड़ा हिस्सा और कितना बड़ा ये इवेंट होगा, इस बारे में हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने वाणिज्य मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी संजीव कुमार से बात की। कल से 3 दिनों का देश में स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हो रहा है। क्या उसके हाइलाइट्स हैं और किस तरह के चैलेंजेस इसमें स्टार्टअप के लिए होंगे, बात करते हैं संजीव सर से। सर, जो महारत चैलेंज है उसमें कितना अमाउंट है, कितना सपोर्ट मिलेगा स्टार्टअप्स को और किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी? स्टार्टअप महाकुंभ के दौरान स्टार्टअप्स को न केवल पॉड्स दिए गए हैं, पर साथ ही ये व्यवस्था की गई है कि वो आपस में इंटरैक्ट कर सकें, उनकी मास्टर क्लासेज हों। पर इस बार एक और जो नया अनूठा पहल है वो है, जैसा आपने बताया, ग्रैंड चैलेंज, जिसमें करीब 50 करोड़ के ग्रांट्स की घोषणा की जाएगी और जूरी ने अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे स्टार्टअप्स की पहचान की है जिसको अलग अलग सेगमेंट में ग्रांट्स दिए जाएंगे। और ग्रांट से भी महत्वपूर्ण यह है कि उनकी मेंटोरशिप की जाएगी, उन्हें बताया जाएगा कि गो टू मार्केट स्ट्रेटजी उनकी क्या हो, कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में प्रॉफिटेबल तरीके से बेच सकें। आज अहमदाबाद में ब्लू स्टार ने अपने नए कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स मॉडल्स लॉन्च किए। कंपनी का दावा है कि इस सेगमेंट में उनकी ग्रोथ जारी रहेगी। अभी इस सेगमेंट में कंपनी का हिस्सा 35% है। नए मॉडल्स में डीप फ्रिज, स्टोर वाटर कूलर और बॉटल वाटर डिस्पेंसर शामिल हैं। As the market for dairy or frozen products are growing in tier 3, 4, 5 towns, you need a smaller size of deep freezers. And in that context, we had to indigenize. So we set up a facility here and we have gone ahead and indigenized quite a few products. कोल इंडिया लिमिटेड ने 2025-26 के लिए 875 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य और 900 मिलियन टन डिस्पैच का लक्ष्य रखा है। कोल इंडिया के सीएमडी पीएम प्रसाद ने बताया कि पिछले साल की तुलना में स्टॉक्स में सुधार देखा जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 का बात करता हूँ। 875 इज आवर कोल प्रोडक्शन टारगेट एंड 900 इज डिस्पैच, 900 मिलियन। डिस्पैच इसलिए रखे कि हमारा स्टॉक्स भी अभी 106 मिलियन है। बिसाइड्स पावर प्लांट में जो 55 मिलियन टन है, इस बार हमारा 3 कंपनी वी हैव अचीव टारगेट। महानदी जो बिगेस्ट कंपनी है, इट इज ऑन कोर्स 225 मिलियन, 225 इट इज अचीव्ड। एनसीएल 140, 139, 140 किया। WCL भी 69 है। और साल का वो समय फिर आ गया है। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका न गंवाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रेडी रेकनर रेट बढ़ाने के बाद मुंबई करों को एक और झटका लगने वाला है। बीएमसी ने मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर ली है। बीएमसी ने मुंबई में 12 से 13% तक प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं विपिन भट्ट।
प्रॉपर्टी के मामले में मुंबईकरों के लिए ये वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। रेडी रेकनर ऑलरेडी बढ़ गए हैं, यानी प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो चुका है। अब खरीदने के बाद जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होता है, और अब इसे बढ़ाने का प्रस्ताव भी बीएमसी की तरफ से आ गया है। तो कुल 12 से 13% तक प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा करने का प्रस्ताव है। आप वैसे देखें तो करीब 10 साल बाद ये बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि लास्ट जो बढ़ोतरी हुई थी 2015-16 में हुई थी। उसके बाद से अभी तक कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। बीच में एक बार प्रस्ताव जरूर आया था, उसमें एक हायर टैक्स साइड दिया था 20% के आसपास का, लेकिन वो प्रस्ताव पास हो नहीं पाया। अमूमन 5 साल में रिवीजन होता है टैक्स को लेकर, लेकिन इस बार ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। और अगर मैं अभी की बात करूं तो मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकॉर्ड वसूली देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 में 6,198 करोड़ की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है। 6,200 करोड़ का टारगेट रखा था तो ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। जुर्माने के तौर पे भी 178 करोड़ यहाँ पर बीएमसी के खाते में आए हैं। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो आप मानिए कि 10 से 12% आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी 1 अप्रैल से रेडी रेकनर में बढ़ोतरी हो चुकी है, जैसा मैंने कहा, और प्रॉपर्टी खरीदना मुंबई में महंगा हो चुका है। अब प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस भी महंगा होता हुआ नजर आएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को मंजूरी दे दी है। ये ई बाइक टैक्सी 1 से 2 महीने में सड़कों पर दिखने लगेगी। कैसी होगी ई बाइक सर्विस, बता रहे हैं विपिन भट्ट। मुंबई वालों के लिए और इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र वालों के लिए खुशखबरी है। जो लोग कम्यूट करते हैं, यानी घर से बाहर निकल के ऑफिस जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, किसी और काम से जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, किसी भी तरह के काम के लिए अगर वो घर से बाहर हैं, तो अब ई बाइक टैक्सी को मंजूरी मिल गई राज्य सरकार से। काफ़ी हाँ ना के बाद फाइनली अब ये महाराष्ट्र की सड़कों पे दौड़ती हुई नजर आएंगी, जो कि अफोर्डेबल होंगी, इको फ्रेंडली होंगी। इंपॉर्टेंट बात है कि ई बाइक्स होंगी सारी की सारी, नो पेट्रोल, नो अदर फ्यूल, ओनली ई बाइक्स। 1 से 2 महीने में इनकी शुरुआत हो जाएगी। ड्राइवर्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और साथ में वो ट्रेंड भी होने चाहिए। ये इसकी कुछ कंपलसरी शर्तें हैं। अब कुछ और चीजें इसमें जुड़ेंगी, जैसे 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में ही ये चलेंगी। मतलब ये कि महाराष्ट्र के अधिकतर शहर इसमें कवर होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अब इसके बाकी अर्थमेटिक्स क्या होंगे, कितना फासला तय करेगी, तो 15 किलोमीटर तक की रेंज के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े शहरों में भी काम की, और छोटे शहर में तो पूरा शहर ही कवर होता हुआ नजर आ जाएगा। किराया कितना होगा, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल तो तय नहीं है, लेकिन एक अनुमान आपको बता देते हैं। 3 रुपए प्रति किलोमीटर तक का दाम संभव या किराया संभव हो सकता है। मसलन 10 किलोमीटर चलना है, 30 रुपए, सस्ती है, ज्यादा महंगा मामला है नहीं। अब कुछ चीजें हैं जो कंपलसरी हैं, वो सुविधा भी होंगी, सुरक्षा भी होंगी। ड्राइवर और पैसेंजर के बीच एक पार्टीशन होगा। जो पहले कुछ शिकायतें आती थी वो शायद इससे दूर होते नजर आएगी। ड्राइवर पैसेंजर को हेलमेट जरूरी, जी हाँ बिल्कुल, सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी बात है। मॉनसून में रेन कवर भी देना होगा, वो किस तरह का डिजाइन होगा ये देखने वाली बात होगी, इंटरेस्टिंग। बाइक की जीपीएस ट्रैकिंग होगी, बाइक इस वक्त कहाँ है, कैसी है, सब पता लगता रहेगा। और महिला सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। डिटेल्स इस पे और आने बाकी हैं, लेकिन ये जरूर अंडरलाइन किया गया है कि खास तौर पे जो लेडीज ट्रैवलर्स हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो अब ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध होने जा रही है आपके अपने शहर में। इस वक्त एक आइडिया ले लेते हैं, हिंदुस्तान में दूसरे किन राज्यों में इस तरह के ई बाइक्स या 2 व्हीलर टैक्सीज हैं। तो ज्यादा करके आप देखेंगे साउथ इंडिया में, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, यहाँ पे ऑलरेडी चल रही। पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की टैक्सी सर्विसेज है। कुछ और जगह पे भी इनकी शुरुआत हुई है, लेकिन यहाँ पर ये काफी तरह से एक्टिव है और लोग इनका भरपूर फायदा उठाते हैं। और अब मुंबईकर्स, महाराष्ट्र वालों के लिए भी ये सुविधा आ रही है। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।